नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, कैसे हैं आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एमपी सेट की रणनीति के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी तक एमपी सेट को सीरियस नहीं लिया है, अभी तक इसके सिलेबस को नहीं उठाया है, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, ठीक है? तो मैं उन बच्चों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चलो अभी तक नहीं पढ़ा है तो भैया मेरे बहनों मेरे वो 30 दिन बचे हैं। ये सिर्फ जनवरी महीना निकल गया है, सिर्फ अब फरवरी महीने बचा है हमारे पास, उसके बाद मार्च में 1 तारीख को एग्जाम है हमारा। ऐसे में हमारे पास जो ये 30 दिन बचे हैं, 4-5 दिन हमारे जनवरी के बचे हैं और 28 दिन हमारे फरवरी के बचे हैं। अब लास्ट के दिन थोड़ी पढ़ोगे, लास्ट के दिन थोड़ा तो रिलैक्स करोगे ना। तो यहाँ पे 25-26 दिन आपके फरवरी के और यहाँ पे 4-5 दिन आपके जनवरी के, उसमें भी छुट्टियों के दिन आपको पता है कुछ बीच में काम वाम आ गया तो वो भी है। तो ये 30 दिन मिनिमम आप मान लें, 30 दिन है आपके पास, तो ये 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है। और मेरे उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक सिलेबस टच भी नहीं किया है, जो अभी जागे हैं, नींद में थे, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ गया एमपी सेट का, अभी तक सो रहे थे, फॉर्म भर दिया था लेकिन अभी तक नहीं पढ़ाई की है, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा उनको, जो अगर वो कर लेते हैं, कुछ ऐसे तरीके कर लेते हैं तो शायद उनका चांस ज्यादा हो जाएगा। मैं बोलूंगा देखो ओरिजिनल बात, ईमानदारी से, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा है तो 1 महीने बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल वनडे एग्जाम नहीं है ये, सेट का एग्जाम है। लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के, क्योंकि आप बेसिक यहाँ पे चीजें तो जानते ही होंगे। मास्टर्स तो आपने कर रखा होगा पॉलिटिकल साइंस से, या जो भी आप सब्जेक्ट जिससे भी आप एग्जाम दे रहे हो उससे कर रखा होगा। तो उसकी बातें आप सुनो अब ध्यान से मेरे से, कि आखिर अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है और अभी जागे हो, तो केवल कुछ बातें बता दो सर जिससे हमारा एग्जाम जो है हो जाएगा, और ऐसे 30 दिन की जो रणनीति है, मास्टर प्लान है, वो बता दो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एमपीपीएससी सेट एग्जाम 2026 का है, 30 दिन की इसमें रणनीति हमें क्या रखनी पड़ेगी, या 30 दिन में हम इस पे कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हमारा जो पॉलिटिकल साइंस विषय है, ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस विषय है, इसको आधार मानते हुए मैं बताऊंगा कि पेपर 2 का सिलेबस और पेपर 1 तो देखो सबका कॉमन है, उसका सिलेबस आप कैसे पूरा करो, कौन सी रणनीतियों को अपनाओगे जिससे आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। चाहे सिलेबस पूरा हो या जीरो हो सिलेबस, आपकी जीत पक्की होने के चांसेस रहेंगे। तो वो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ बातों को, कि सबसे पहले वो 3 बातें कौन सी हैं जो आपको गांठ बांध लेनी है, पढ़ना ही है, याद करना ही है। तो सबसे पहली बात है, पेपर 1 को कभी भी मिस मत करना। पेपर 1 को कभी मत छोड़ना, पेपर 1 को कभी भी आप साइड में मत रखना। अगर अभी तक रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 से आते हैं 50 क्वेश्चन, 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आते हैं। वो 50 क्वेश्चन आपको देखो बहुत सिंपल मिलेंगे, सभी कर लेंगे। तुम भी अगर छोड़ के आ गए, अगर तुमने भी कर ली है तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सिंपल है, वो सब सही करके आएंगे। सब 30 से 40 के आसपास या 35 से 40 के आसपास नंबर लेके आने ही वाले हैं, ये मान के चलो। 50 में से 35 से 40 नंबर सबके आने वाले हैं। तो तुम चाहते हो क्या तुम्हारे 10-15 नंबर आए? नहीं। तो पेपर 1 को थोड़ा ही पढ़ लोगे ना, तो उसमें ही आप 35-40 नंबर लेके आ जाओगे। कुछ ही रेयर बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड लेवल के होंगे, वो 45 से 50 के बीच में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको मत छोड़ देना। दूसरी बात है, नई किताबें मत उठाना बिल्कुल भी। आप सोचोगे सर अभी तो कोई किताब ही नहीं उठाई है, नई किताब की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी उठाएंगे वो हमारे लिए नहीं होगी। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने शायद पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़ा हो, जो भी आप सब्जेक्ट से दे रहे हो वो शायद आपने मास्टर्स में पढ़ा हो, या जहां से भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी अनुभव लिया हो ना। जैसे लक्ष्मीकांत से पॉलिटी तो सब पढ़ लेते हैं, तो एक बार लक्ष्मीकांत से पॉलिटी तो पढ़ ही लेना। उससे आपकी अगर पॉलिटी वाला एग्जाम, अगर पॉलिटी से पॉलिटिकल साइंस से आप सेट दे रहे हो, तो उसमें आपकी 7, 8 और 10 यूनिट कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर योजनाएं वगैरह पढ़ लोगे, न्यूज़पेपर से थोड़ा सा करंट अफेयर उठा करके पढ़ लोगे, योजनाएं वगैरह, तो आपकी यहाँ पे 10 यूनिट भी पूरी तरीके से हो जाएगी। तो 3 यूनिट तो यही खत्म पूरी हो गई, यानी 30 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा कुछ आप जैसे पीएससी वगैरह के विद्यार्थी हैं, तो वो विचारक वगैरह, पॉलिटिकल जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उनको पढ़ा होगा उन्होंने। तो पीएससी वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे पहले से ही पता होगा। कुछ विद्यार्थी हमारे मान लो मास्टर्स कर रखा है, पीएचडी वीएचडी भी कर रहे हैं, मान लो कहीं से, कहीं यूनिवर्सिटी से, तो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं यहाँ पे कर रखा है, पढ़ रखा है, इग्नू वगैरह के नोट्स पढ़ रखे होंगे, यूपीएससी की तैयारी करी होगी, तो भी कई सारा कंटेंट आपने पढ़ रखा है, किसी का ऑप्शनल होगा पॉलिटिकल साइंस तो थोड़ा पढ़ रखा होगा।
तो मैं इस बात की बोल रहा हूँ यहाँ पे बात कि इस चीज को आप पढ़ना, जो आपने ऑलरेडी कॉलेज स्तर पे पढ़ा हो, जो कंटेंट, क्योंकि ये सेट एग्जाम है, सब पूछता है, चाहे थिंकर थ्योरी, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, तुलनात्मक राजनीति हो, और राजनीतिक रूप से ये जो लोक प्रशासन की चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, एवरीथिंग। इनको पहले पढ़ लेना, इसके बाद में बोलूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बातें बताऊंगा जो आपको एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं बात बात बताऊंगा। तथ्यों पे ध्यान देना, चाहे नई किताब पढ़ो, चाहे पुरानी किताब पढ़ो, चाहे मेरे नोट से पढ़ो जो मैंने मेंटरशिप में प्रोवाइड कराए हैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, वो पढ़ भी रहे हो, वो पीडीएफ के थ्रू एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए हैं, वो भी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो वो भी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, तथ्यों पे ध्यान देना है। और मैंने कोशिश की है अपने नोट्स में तथ्यों पे ज्यादा ध्यान दिया है, लिस्ट दी है बकायदा, प्रॉपर टेबल्स वगैरह बना करके कि एक विचारक लिखा है, विचारधारा लिखी है, उसके सिद्धांत, उसकी किताबें, उसके कथन वगैरह, तो इससे चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो गई हैं, उनको ज्यादा एफर्ट ही नहीं लगाने हैं, प्रिंट आउट निकलवा के बस पढ़ रहे हैं वहां पे। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ये नोट्स ले सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो, बस मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरी बात अब हमारी आगे आती है, वो है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, है ना। सर हम तो पता है, हम तो वो कैटेगरी है जिसने अभी तक कोई भी सिलेबस पूरा नहीं किया है, अभी अभी जागे हैं हम, ना तो कुछ पढ़ा है, ना हमारा कुछ हुआ है, अभी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस 30 दिन में ऐसा कुछ बता दो जिससे चमत्कार हो जाए, जिससे मजा आ जाए, जिससे कुछ हमारा जो है भला हो जाए, कुछ ऐसा बता दो सर। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या बता दूं आपको जिससे आपका भला हो जाए, तो मैं कुछ बातें वही बताने वाला हूं कि आपको वो 30 दिन में कौन सी ऐसी बातें पूरी कर लेनी है कि चलो सिलेबस नहीं भी हुआ हो, अभी जागे हो, अभी पढ़ाई करने का मन लगा है आपका पढ़ने में, तो कौन सी ऐसी बातें फॉलो करो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आपको कुछ बातें, अगर आप कैटेगरी 3 में हो, कैटेगरी सी में हो, कौन सी कैटेगरी, ऑलरेडी मैं कैटेगरी 1 जो हमारे ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसको भी देख सकते हो। जो बच्चे हमारे धुरंधर कैटेगरी के जिनका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, जो बच्चे आधा अधूरा सिलेबस करके बैठे हैं, उनको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा वो कैसे करें, तो उनके लिए वीडियो बना दिया है। और जो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेबस पूरा नहीं किया हो उनके लिए वीडियो ये चल रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हो उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो उनके लिए भी आप तरीका यहाँ पे देख लो क्या तरीका है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यानी वो छात्र जो यहाँ पे जीरो कैटेगरी पे है, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है, ब्लैंक है, वो 30 दिन में चमत्कार चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि भगवान को चमत्कार कर दो, जिससे होगा क्या, जिससे हमारा जो है ये डू और डाई वाली जो कंडीशन बनी है ना, या तो करो या तो मरो, या तो निकल सकता है या तो नहीं निकलेगा, चांस ही नहीं, तो ये 30 दिन में ही कुछ ऐसा हो सकता है जिससे या तो निकल जाएगा या तो नहीं निकलेगा, तो ये 30 दिन कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको एक सच भी बोलूंगा जो कड़वा जरूर है, बुरा जरूर लगेगा, पहले वो सच जान लो, पहले अपनी कमियां देख लो, अपने गिरेबान में झांक के देख लो आप कहाँ हो, उसके बाद मैं बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक कि आप क्या कैसे कर सकते हो। ठीक है, सच कड़वा ये कि 30 दिन में विद्वान तो नहीं बनने वाले आप, पहली बात मेरी ये समझ लो, किताबें पढ़ के आपको यहाँ पे विद्वान बनना भी नहीं है और बनने भी नहीं वाले हो, और कुछ ऐसा खास फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर एक यूनिट में एक विचारधारा भी पढ़ने जाओगे ना तो 10 दिन लगेंगे उस विचारधारा को अच्छे समझने में। ठीक है, अगर प्रॉपर लेक्चर्स भी देखोगे ना तो लेक्चर्स को समझने में आपको कहीं कहीं 10-10 लेक्चर्स होते हैं, एक एक विचारधारा के 15-15 लेक्चर्स होते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो एक विचारधारा ऐसी आपने 10 विचारधाराएं पढ़ी तो आपको समझ जाओ यहाँ पे, चलो 5 दिन में भी एक विचारधारा पढ़ ली है, एक दिन में एक विचारधारा पढ़ ली, तो 10 विचारधारा 10 दिन में हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद विचारक है, उसके बाद फिर भारतीय विचारक है, पाश्चात्य विचारक है, फिर तुलनात्मक राजनीति है, कितना पढ़ोगे 30 दिन में भाई। अगर हाँ ये हो सकता है 3 दिन में एक यूनिट खत्म कर दी तो ऐसे 30 दिन में 10 यूनिट हो जाएंगी, लेकिन फिर एक पेपर 1 भी तो है, वो भी पढ़ना है आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा कि कुछ खास यूनिट ही पढ़ लो बेटा, खास चीजें पढ़ लो उस यूनिट के अंदर, वो ही आपके लिए क्या है, आपका कहीं ना कहीं बेड़ा पार कर देगी, चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। वो समझ लो बातें, वो हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमें बनना क्या है, विद्वान बनने की कोशिश, पहले हम मैं बोल देता हूँ जो सच है आपके लिए कि विद्वान पढ़ते वक्त अब 30 दिनों में आप विद्वान बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, विद्वान बनोगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ चीजें छूटेंगी। तो यहाँ पे आपको बस एक जुआरी बनना है, स्मार्ट जुआरी, गैम्बलर। क्या है गैम्बलर, मतलब ये होता है जहां पे आपको एग्जाम निकालने की कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स जाननी है, वो ट्रिक्स यूज कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। उसका नाम है हैक एंड क्रैम, हैक एंड क्रैम रखा है, यानी जुगाड़ और रट्टा। ठीक है, जुगाड़ मतलब एक लिस्ट बनाओ,
फर्रे बनाओ, पर्चे बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, टेबल्स बनाओ और उनको रटो दिन भर। ठीक है, कुछ पढ़ा, रट्टाफाई किया उसको, उसकी लिस्ट बना डाली और रिवाइज किया और क्वेश्चंस लगाए। ये तरीका है हमारा। तो ये है मेन इस कैटेगरी 3 या कैटेगरी सी की रणनीति। और लास्ट में बोलूंगा यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत लगेगा भाई। माइंडसेट रखना हार्ड वर्क के साथ साथ एक और बात यहाँ पे साथ में स्मार्ट वर्क और डर्टी वर्क भी रखना। डर्टी वर्क मतलब गंदा काम नहीं करना है कोई ऐसा। डर्टी वर्क मतलब यहाँ पे हमें प्योर तरीके से रट्टाफिकेशन वाला डर्टी वर्क। अब देखो तुम लोग सोचोगे कि सर हम तो वो कॉलेज लेवल को टच कर चुके हैं, अब थोड़ी रट्टाफाई करेंगे, अब चीजें थोड़ी हमें रट्टाफिकेशन आती हैं। लेकिन फिर भी मेरी बात मानो, रट्टाफाई करके ही अब निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तक तुमने अगर सिलेबस नहीं उठाया ना तो तुम्हारे पास यही एकमात्र ऑप्शन बचता है। आप चीजें समझने पे जाओगे। हाँ, इतना कर सकते हो कि हर चीज की समरी पढ़ सकते हो। और समरी आपके कहाँ मिलेगी? ऐसी समरी जो बहुत ही टू द पॉइंट हो, बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में समरी मिल जाए, जिससे क्लिष्ट भाषा में जिसमें ना हो और साधारण तरीके समझा दे, एक पेज में या एक पैराग्राफ में एक विचारधारा समझा दे, तो वो कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। हाँ, मैंने वो मेंटरशिप में जो नोट्स, रिवीजन नोट्स दिए हैं उसमें मिल सकती है, क्योंकि वो रिवीजन नोट्स हैं। तो रिवीजन नोट्स बहुत ही सटीक बनाए गए हैं, कम यहाँ पे शब्दों में बनाए गए हैं, तो वो हेल्प कर सकती है। वो टेबल्स वहां बनाई गई हैं, वो हेल्प कर सकती हैं आपको। अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पे वो प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस वो यहाँ पे पॉइंट लिखा है और दिमाग में आ गया कि चलो यहाँ पे कोई नोट्स हो सकता है क्या, तो आप खुद ही देखो। यहाँ पे सेट एग्जाम है, सेट के बाद आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ये कोई ऐसा वन डे एग्जाम तो है नहीं कि अनुच्छेद अनुच्छेद की लिस्ट बना के रट डालो आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, है ना। संशोधनों की लिस्ट बना लो, बस पर्याप्त है, इसके लिए अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। पॉलिटी में सिर्फ पॉलिटी नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, थ्योरीज है, इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है, उसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है यहाँ पे, तुलनात्मक राजनीति है, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, यहाँ पे लोक प्रशासन है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक संस्थाएं, शासन सुशासन, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि जो सार्वजनिक नीतियां हैं, इन सबको लेकर के आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। वो कैसे करोगे आप बताओ मुझे? नहीं कर पाओगे ना, प्रॉपर सटीक नोट्स मिलेंगे तभी तो कर पाओगे। तो रट्टाफिकेशन का काम करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं डर्टी वर्क। ये सेट के बच्चों के लिए डर्टी वर्क है, क्योंकि सेट के बच्चे जो होते हैं ना वो समझ करके चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आप देर से जागे हो, इसलिए आपको ये डर्टी वर्क करना पड़ता है। वरना सेट की तैयारी रट्टाफिकेशन से नहीं होती है। सेट की तैयारी या नेट की तैयारी या ईपी की तैयारी होती है समझने से। ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाकर के इंटरव्यू भी तो देना है। चलो कोई बात नहीं। अगर आपको भविष्य में अगस्त महीने में जो हमारे इस साल एपी एग्जाम होने वाला है, तो अगर सेट निकालना है उसके लिए तो कर डालो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्ञानी बनने की, विद्वान बनने की। रट्टा करके भी हमें एग्जाम निकालना है, मैटर एग्जाम निकालना करता है। उसके बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा आप विद्वान हो कि नहीं हो, आप बोल देना सेट क्वालिफाई है, ऑटोमेटिक मान जाएगा हाँ मैं विद्वान हूँ। ठीक है, ईगो पे मत लेना कि नहीं हम तो समझ के ही करेंगे। समझ के करोगे तो बैठे रहो, फिर अगले साल का वेट करना है, फिर जब भी सेट की वैकेंसीज आएगी तब वेट करना, फिर ठीक है करते रहना तब। अभी जो मैं कह रहा हूँ उतना कर लो। इसके बाद सबसे बड़ा नियम यहाँ पे मैं बोलूंगा, टेक्स्ट बुक बैन कर दो। टेक्स्ट बुक मत ही उठा लेना। टेक्स्ट बुक मतलब कोशिश मत करना कि चलो एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस कवर कर लेते हैं, वो 11 12 की एनसीईआरटी बढ़िया रहेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मत करना, ठीक है, टच भी मत कर लेना। इग्नू के नोट्स मत उठा लेना कि चलो इग्नू के एमए के, ठीक है, मास्टर ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स है उसमें उसके जो नोट्स हैं, बीए के पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं उनको पढ़ डालते हैं। मत पढ़ना वरना रह जाओगे। बड़ी बड़ी ओपी गोपा की किताबें उठा लो, लक्ष्मीकांत उठा लो, मत उठा लेना। ठीक है, पीएल फड़िया वगैरह ये सब मत उठाना। ना तो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में वो उठाना जो ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, अगर कभी पढ़ी है, पहले पढ़ी है, कोई वनडे एग्जाम दिया है, यूपीएससी एमपीपीएससी दिया है तो पढ़ना। तब मत पढ़ना जब बिल्कुल अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कोई यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना मैराथन का, बस उससे ही आपका बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार मतलब भेड़ा पार, सॉरी बंटाधार नहीं, भेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे बंटाधार हो जाएगा अगर आपने टेक्स्ट बुक पे गए। अगर बेड़ा पार करना है तो मैराथन जैसे वीडियो को चलेगा। ठीक है, मैं भी कुछ दिनों बाद लेके आ जाऊंगा मैराथन वीडियो, हर यूनिट पे एक एक मैराथन वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो उनको देख लेना कम से कम। लेकिन टेक्स्ट बुक मत जाना, इन पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ। वीडियोस वगैरह देख लेना, एक मैराथन एक यूनिट पे लेके आऊंगा, 3 4 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा, उसको देख लेना, पर्याप्त रहेगा वो। इसके बाद आपको मैं बोलूंगा ओपी गोवा मत पढ़ना, इग्नू के नोट्स मत पढ़ना, कोई भी एनसीईआरटी भी मत जाना, अभी नहीं है वक्त उतना। आपका हथियार क्या है? सिर्फ सॉल्ड पेपर, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ड पेपर्स। मैराथन वीडियो जो आप अगर मेरे पे भरोसा कर रहे हो, यूट्यूब से जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हो, तो मेरे पे भरोसा करके मैराथन वीडियोस देख लेना। मैंने क्वेश्चंस के मैराथन वीडियो डाल दिए हैं,
सॉल्व्ड क्वेश्चन है किसके, नेट के, किसके, सेट के क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी हर यूनिट से पूछे जा चुके हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं। तो जिसने सिलेबस नहीं उठाया है तो अब मत उठाओ, अब मत उठाओ सिलेबस, अब गया टाइम सिलेबस उठाने का, आप क्वेश्चंस उठाओ जो ऑलरेडी नेट या सेट में पूछे जा चुके हैं, वो उठाओगे तो आपको फायदा होगा इससे। अदरवाइज बैठे रहो फिर, क्योंकि आपको एग्जाम यहाँ पे सीरियस तरीके से नहीं निकालना है, आपको बस विद्वान बनना है, तो विद्वान बनते रहोगे फिर अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व पेपर्स उठाओ, यूजीसी नेट के उठा लो, सेट के उठा लो, 3 साल के सेट के 17, 22, 24 का, यूजीसी नेट तो साल में 2 बार हो रहा है, तो इनके तो आपको सैकड़ों पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लगभग 2-3 साल के ऐसे उठा लोगे, 4-5 साल के उठा लो अधिकतम। और मैंने यहाँ पे सेट और नेट के मिक्स क्वेश्चंस करवाए हैं, पीवाईक्यूज, अपनी मैराथन सेशंस में, इसी चैनल में डले हुए हैं, वो यूनिट वाइज है, सब देख डालो। 7-7 घंटे के वीडियोस हैं जो ज्यादा टफ यूनिट्स हैं, थ्योरी, थिंकर्स, चाहे पाश्चात्य हो, भारतीय हो, सब की आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कर डालो, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। पहले आपको यहाँ पे जो है उदारवाद, समानता, लोकतंत्र, ऐसी अलग अलग विचारधाराओं से टॉपिक बटे हुए हैं, विचारक भी बटे हुए हैं, सबके क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे उसमें। लास्ट में बोलूंगा, रणनीति आपकी थ्योरी पढ़कर सवाल हल करने वाली होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको भूल जाओ आप कि पहले थ्योरी पढ़ो, है ना, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत तरीके से बोल रहा हूँ, पढ़ गया हूँ, लेकिन आपको फिर से बोलो, थ्योरी पढ़ के आप सवाल को सॉल्व करोगे ये भूल जाओ, मतलब आप सोचो कि थ्योरी पढ़ लेता हूँ फिर सवाल लगा लूंगा, थ्योरी पढ़ लूंगा फिर सवाल लगा लूंगा, भूल जाओ। आप अब सीधा ये करो, 10 साल के नेट के पेपर और 2-3 साल के जो सेट के पेपर हुए ना अभी, उनको उठाओ, जो लास्ट ईयर के जितने भी रहे हो 3-4 साल के, उनको उठाओ, आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, हमारे कंटेंट उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएंगे, और अलग अलग जगहों से, जैसे आप एग्जाम गुरुजी के ऐप पे जाकर के भी उसको क्या कर सकते हो, उसमें टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, उसके माध्यम से कंटेंट उठाओ, क्वेश्चन वाला कंटेंट उठाओ, और बार बार देखो कौन सी थ्योरी, कौन से थिंकर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको फिर क्या करना, फिर थ्योरी कवर कर लेना। तो क्वेश्चन से कराओ, कवर करो अपनी चीजों को, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है, अब वही वही चीजें करो जिससे क्या है, आपको चीजें पूछी जाएंगी बार बार, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको बार बार जब देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे, तभी पता चलेगा। लास्ट में यहाँ पे बोलूंगा, सवाल रट करके क्या है, थ्योरी को कवर करो, थ्योरी को समझो, सवाल ही आपका सिलेबस है। अब आपका सिलेबस क्या है, सवाल है, जो पीवाईक्यू है वही आपका सिलेबस है। उन अगर सवालों में बार बार उदारवाद 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 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उदारवाद पढ़ ही लो, विचारधारा पढ़ लो, उसके 2-3 विचारक पढ़ लो, ठीक है। समरी पढ़ो, फिर भी बोल रहा हूँ, समरी पढ़ो, मैराथन वीडियो से खत्म कर डालो उसको, ठीक है। कोई एक आध मैराथन वीडियो उठा लो और खत्म कर डालो उसको, ठीक है। कोई मान लो लोकतंत्र से क्वेश्चन आया बार बार, तुलनात्मक राजनीति क्वेश्चन आया, बार बार पूछा गया है उसमें, मान लो उसमें पूछा गया है, लोक राजनीतिक संस्कृति से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, या फिर उन्होंने राजनीतिक जो है समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उस दायरे को पढ़ लो, ठीक है, उस तरीके से, जैसे मान लो अब जातीय लोकतंत्र क्या है, ठीक है, या फिर कुलीन आधारित लोकतंत्र क्या है, कुलीन वाला विमर्शी लोकतंत्र क्या है, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब लोकतंत्र के अंदर का एक विमर्शी लोकतंत्र टाइप है, किसने, जुर्गेन हैबरमास ने दिया है, तो जुर्गेन हैबरमास को थोड़ा देख लो, किसने दिया है, इसने दिया है, उसको नोट डाउन, एक लिस्ट भी पेज में एक साइड में रखो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। बार बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा गया सवाल में, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख तो लेता हूँ, लेकिन बाद में थ्योरी भी पढ़ लूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन सवालों के आधार पर चीजों को कवर करो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ब्रह्मास्त्र आपका क्या है, जब आप तैयारी करोगे तो आपको पता होना चाहिए आपका ब्रह्मास्त्र क्या होता है, चाहे सिलेबस पूरा हो या ना हो, या आधा अधूरा हो, आपको अपना प्लस पॉइंट, आप सबका होता है प्लस पॉइंट, उसको अपना हथियार पता होना चाहिए, सबको हथियार यहाँ पे मिलता है, तैयारी के वक्त आप अपना हथियार बनाते हो, और जब एग्जाम होता है उस दिन हथियार को चलाते हो, तो हथियार आप 30 दिन में आप बनाओगे, कौन सा हथियार बनाओगे, वो है पीवाईक्यू अटैक। पीवाईक्यू अटैक क्या है, ये हथियार है आपका, जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी, उनको यहाँ पे समर्पण पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड पेपर्स जो चैप्टर वाइज मैंने करवाए हैं ना, इनका यूज करना, ये होंगे आपके हथियार, ये आपके हथियार हैं, ये आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो हर टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, 10 से 15 दिन में कवर कर सकते हो, पूरी पूरी 10 यूनिट कवर हो जाएंगी आपकी। वो 5-5, 6-6 घंटे की वीडियोस, 4-4 घंटे की वीडियोस, 3-3 घंटे की वीडियोस कुछ हैं, तो ऐसे वीडियोस को आप डेली 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस करके देख लो, तो ऐसी 10 की 10 यूनिट की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लोगे, हर टॉपिक से, चलो ये कौटिल्य से कैसे क्वेश्चंस हैं, राजा राम मोहन रॉय से कैसे क्वेश्चंस हैं, दयानंद सरस्वती से कैसे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे विवेकानंद से कैसे क्वेश्चंस हैं, नेहरू से कैसे क्वेश्चंस हैं, महात्मा गांधी से कैसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जॉन लॉक कैसे क्वेश्चंस हैं, मैकियावेली से कैसे क्वेश्चंस हैं,
है ना, प्लेटो से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अरस्तु से, फिर विदेश नीति से कैसे क्वेश्चन है, आईआर से कैसे क्वेश्चन है, ऐसे हर टॉपिक से आप सब क्वेश्चंस बनेंगे। वहां पे मैंने करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को देख के आप क्या कर सकते हो, इस तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। और साथ ही मैं बोलूंगा टॉपिक वाइज अगर आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ भी चाहिए ना, तो पीडीएफ भी आप ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो और हमसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, हम आपको सब कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, और जिसमें आप पूरी तैयारी सवालों से कर लो। ठीक है, तो मेरी बात यही है कि अब आपको क्या करना है, सीधे सवाल पढ़ो, उनका उत्तर देखो। जो मैंने इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो पीडीएफ प्रोवाइड करा है ना, एक सवाल के 4 ऑप्शन और का इतना विस्तार आंसर दिया है कि उसमें ही आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी बेहतरीन तरीके से, इतनी सरल भाषा में आपको जो यहाँ पे व्याख्या दी है ना, बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आपकी थ्योरी वहीं कवर हो जाएगी, वहीं आधे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये गणित है कि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर रट लेते हैं तो 35 से 40% सवाल तो वही आएंगे जो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे, चाहे पीवाईक्यू में हो, चाहे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत पीडीएफ में हो। समर्पण जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, इसमें हमने बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सवाल बनाए हैं। सवाल इतने धमाकेदार हैं, इतने दमदार हैं कि आपको थ्योरी अलग से पढ़नी नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम मेंटरशिप में थ्योरी अलग से देंगे, लेकिन सवाल इतने कॉम्प्रहेंसिव बनाए हैं कि बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद हमारा क्या पढ़ने वाला पॉइंट है कि आखिर आप पढ़ें क्या। ठीक है, चलो हमने सवाल तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ें क्या उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो पूरा सिलेबस ना देखें, अब सिर्फ वो टॉपिक्स चुने जो रटने में आसान हो। ठीक है, चलो हम वो चीजें तो कम से कम पढ़ सकते हैं ना जो आसान है। हर चीज थोड़ी सवाल से होगी, हर चीज सवाल से करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी सवाल से नहीं भी हो पाएंगी। तो एग्जाम में वो हम पढ़ लेते हैं, वो थ्योरी पढ़ सकते हैं जो बार बार पूछी गई हो, जो बहुत सिंपल है और कम समय में ज्यादा नंबर दिला सकती है, हाई स्कोरिंग। तो इंडियन पॉलिटी बहुत सिंपल है, हम पढ़ते आए हैं, पता है संविधान के बारे में, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयोग वगैरह, पंचायती राज वगैरह। ठीक है, इन सब के बारे में हमने कितनी बार पढ़ा है, तो पता है, तो इन सबको देख सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं 8वीं यूनिट, आर्टिकल 1 से 51 ए तक, प्रेसिडेंट, गवर्नर, अमेंडमेंट वगैरह, संशोधन वगैरह की लिस्ट आ जाती है, तो आप लिस्ट बना लेना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वगैरह। ठीक है, उनकी लिस्ट बना लोगे तो वो उनमें से कोई आ जाएगा। करंट का आप देख लेना, वर्तमान में जैसे 106वां हुआ है, नारी शक्ति वंदन वगैरह, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर वगैरह, इनकी भी एक लिस्ट बना लेना आप लोग। ठीक है, लिस्ट बनाना, जैसे 5-7 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग जैसे। तो इसमें सिर्फ किताबों के नाम और लेखक रटने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किताब का जो है लेखक कौन है, या जो ये लेखक है इसकी कौन सी किताब है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो आपको जब भी आप सवाल देखो, मान लो उदारवाद का कोई लेखक था, उसकी किताब का नाम पूछ लिया, तो ऐसे हर एक उदारवादी से 10-15 उदारवादी लेखकों की किताब निकाल लो इंटरनेट से, या हमारे नोट्स देख लो, उनमें सब मिल जाएगा आपको। ईच एंड एवरी पॉइंट से ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पे उस विचारधारा से जुड़े विचारक, उसकी किताबें, उसके कथन, उसके सिद्धांत, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ में किताबों का प्रकाशित वर्ष भी आपको मिल जाएगा। तो सब यही चीजें पूछी जाती है एमपीपीएससी सेट में। फैक्चुअल बहुत रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले में आपको क्या करना है, जो विचारक हमारे गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य है, इनसे बार बार चीजें पूछी ही जाती हैं। गांधी से क्वेश्चन आना ही है, कौटिल्य से क्वेश्चन आना ही है, और अंबेडकर से क्वेश्चन आना ही है। ये ऐसे सॉलिड थिंकर्स है जिनसे क्वेश्चन बनता ही है, 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, 2 गांधी जी से, 2 कौटिल्य से, 2 अंबेडकर से, तो 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। 4-5 क्वेश्चन कहीं नेहरू से बन जाएंगे, कहीं राजा राम मोहन रॉय से बन जाएंगे, कहीं यहाँ पे जो है विवेकानंद जी से बन जाएंगे, नेहरू जी से बन जाएंगे, ऐसे, या टैगोर जी से बन जाएंगे, ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 5, इसमें क्या करना है, जैसे यूएन, सार्क, ईयू वगैरह, आसियान, इनकी हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना और इनकी अलग अलग संधियां। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन की मास्ट्रिच की संधि से उसका निर्माण हुआ है, यूएन चार्टर सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। ठीक है, ऐसी अलग अलग संधियों, अलग अलग समझौतों का नाम, ठीक है, किन देशों के बीच में और कब हुआ, बस 2-3 बातें। इसकी भी एक लिस्ट आपके पास तैयार हो, सबकी मैं लिस्ट बोल रहा हूँ टेबल फॉर्म में, एक संधि, उसका डेट, उसमें क्या क्या हुआ, वो बस बात है। जैसे मान लो न्यूक्लियर संधि पूछ लेते हैं, न्यूक्लियर समझौता भारत अमेरिका के बीच में कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो भारत विश्व में जो है एक एनपीटी संधि हुई थी, नो न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, क्या वजह थी, पता तो होना चाहिए क्या है इसमें, है ना। न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु के हथियारों को प्रसार रोकना।
इसको लेकर के संधि हुई है, कब हुई, 1968 67 68 में हुई है, ठीक है। तो ये ऐसी बातें आपको लिस्ट बना करके याद करनी है, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप क्या कर सकते हो, लिस्ट फॉर्म में कर सकते हो, जो मैं बता चुका हूँ, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें हुई, बुक्स ऑथर वाली विचारधारा विचारकों वाली चीजें हो गई हूँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो अलग अलग विचारक भारतीय रहे हैं उनके बारे में, और इंटरनेशनल जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग जो विदेशी जो संधियां हैं, समझौते हैं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हो। जिनकी लिस्ट बनाई जा सकती है उनको पढ़ो, लिस्ट बनाओ, समझो और याद करो, बार बार रिवाइज करो, ये करना है हमें, ठीक है। इसके बाद क्या छोड़ना है, पढ़ना क्या है वो तो हमने देख लिया, छोड़ना क्या है ये भी तो मैटर करता है। कॉम्प्लेक्स बातें मत पढ़ना, जटिल बातें, कठिन बातें मत पढ़ना। जैसे कि आपको, अगर आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मान लो उनमें पढ़ के अंदर सोचा कि चलो मैं जॉन रॉल्स की जस्टिस का सिद्धांत पढ़ लेता हूँ, हैबरमास का सिद्धांत पढ़ लेता हूँ, विमर्शी लोकतंत्र का, पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ लेता हूँ कुछ ऐसी चीजें, तो ये आपको खा जाएंगी। ये अंदर तक आपको दिमाग में क्या है, हिला बैठेंगी, और इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट पहले याद थी ना वो भी भूल जाएंगे। तो कोशिश ये करो कि इनके बारे में बस इतना पढ़ लो, जॉन रॉल्स जस्टिस यानी न्याय से जुड़े हुए, न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए थिंकर हैं, बस। जुर्गेन हैबरमास लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, समाजवाद से जुड़े हुए हैं, बस इतना कर लो, इनकी कोई किताब कर लो, बस पर्याप्त है। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कर लो। इससे ज्यादा जाओगे तो आपके साथ ही दिक्कत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिक्कत ये है कि टाइम तो जाएगा ही जाएगा, कुछ खास याद नहीं होने वाला, ये है। तो सारांश अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा डिटेल में मत जाना। और सारांश के लिए बेस्ट मैं बता चुका हूँ, समर्पण पॉलिटिकल साइंस के द्वारा जो मैंने नोट्स दिए हैं, रिवीजन नोट, वो पर्याप्त है, उसमें सिर्फ सारांश ही लिखे हुए हैं, ठीक है। बस इतना करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनके नाम याद कर लो कि रॉल्स है जस्टिस से रिलेटेड, हैबरमास से लोकतंत्र से रिलेटेड, ऐसे ही आप पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल में आप मत जाओ, नाम याद रखो, थ्योरी मत याद रखो, अंदर कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है याद करना। डीप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मत जाओ, क्योंकि ये आपको सिस्टम अप्रोच, जैसे इनपुट आउटपुट थ्योरी, डेविड ईस्टन की इनपुट आउटपुट थ्योरी, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इन सब की विचारधाराओं की गहराई आपको समझ में तब आएगी जब आप पूरी की पूरी सिनारियो पढ़ोगे, पूरा परिदृश्य समझोगे, पूरी पृष्ठभूमि का आप आंकलन करोगे ना, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, तब आपको समझ में आएगा गहराई से। तो अभी बस पढ़ लो सिस्टम थ्योरी किसकी, डेविड ईस्टन की, एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है। सिडनी वर्मा और आमंड की जो किताब है वो राजनीतिक संस्कृति को लेकर के है, ठीक है। अब जातीय लोकतंत्र से कौन जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग लोगों को नाम लिख देंगे, ठीक है। निर्भरता सिद्धांत से कौन जुड़ा है, तो ऐसे अलग अलग लोगों की लिस्ट बनाएंगे, ये हमें काम करना है। इसके बाद हमें फंक्शनलिज्म, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया है, ये हो गया, जैसे पब्लिक पॉलिसी, इन सब चीजों को लेकर के हमें डिटेल में समझने में नहीं जाना। मैं ये बोल रहा हूँ, छोड़ना क्या है, मैं ये थ्योरी छोड़ देना है इन सब की, इनके फैक्ट याद कर लेना है, इनकी किताबें याद कर लेना है, इन विचारधाराओं से जुड़े विचारकों के बारे में याद कर लेना है। उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि ये आपके लिए दिक्कत वाला काम है। एग्जाम अगर निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा। साथ में बोलूंगा, पेपर 1 है आपका तारनहार, पालनहार बोल दो, तारनहार बोल दो, या बेड़ा पार करने वाला बोल दो, क्योंकि पेपर 1 को जो है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत लाइट लेते हैं, तो मत लेना। बहुत बाकी जिनका सिलेबस पेपर 2 का हो जाता है वो भी लाइट ले लेते हैं, तो मत लेना, क्योंकि पेपर 1 क्या करता है, सभी बच्चे लाइट लेते हैं, सिंपल सिंपल आता है, सीसेट टाइप का हो जाएगा, पीएससी सीसेट लेता है सिविल सर्विस का, बहुत सिंपल देता है। तो उनको लगता है ये पेपर 1 जो सेट का होगा वो भी सिंपल ही होगा, नहीं, यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर थोड़ा पढ़ के गए ना तो अच्छे से नंबर भी ले आओगे, अगर नहीं गए ना तो वो भी गए आपके। इसलिए बोलूंगा कि आपका सब्जेक्ट पेपर 2 कमजोर है, आपको पेपर 1 में बाकियों से ज्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे, ये भी एक बात है। तो टारगेट बनाओ कि पेपर 1 में 50 में से 35 से 40 आप सही कर लो, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा रीडिंग यहाँ पे फोकस करना, ज्यादातर पेपर 1 में किस चीज को ज्यादा पढ़ना है आपको, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये मुफ्त के नंबर देता है। एक पैसेज लिखा होगा, 5 क्वेश्चन, एक पैसेज लिखा है 5 क्वेश्चन है, बताओ फ्री के नंबर है कि नहीं है। एक पैसेज पढ़ के उसमें से उत्तर छांटने हैं तो 5 नंबर तो यही हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस तो आपको देखो करनी भी नहीं है, वही कर लेना। वैसे तो डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ है, तो इसकी दो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के एक ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के, तो इसमें वो ट्रिक आपने अगर यूज कर ली, संप्रेषण को लेकर के वो ट्रिक यूज कर ली, तो 3 यूनिट तो आपकी ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फॉलो करना है, तुक्का स्ट्रेटजी। अब तुक्का स्ट्रेटजी में मैं ये नहीं बताऊंगा तुक्का कैसे लगाएं, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा यहाँ पे जब पढ़ाई कम हो और तुक्का लगाने की कला आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कौन से तरीके अपना सकते हो। तुक्का लिखा जरूर है वो दिमाग में बैठाने के लिए, लेकिन तरीके हैं, स्किल्स हैं, ये कौशल है, बच्चों को ये नॉलेज होना चाहिए। देखना, जब मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी वाला प्रश्न आ जाए, मान लो तुम्हारे सामने,
तो अक्सर आपको 4 में से एक भी अगर पता होता है तो आप एलिमिनेट कर देते हो उसको, तो एलिमिनेशन यूज करना। और दूसरी बात, एक्सट्रीम वर्ड दिखे, एक्सट्रीम वर्ड कैसे, जैसे कभी कोई कथन आ जाता है, 4 कथन लिखे हैं, 2 कथन लिखे हैं, 3 कथन लिखे हैं, उन कथनों में एक वर्ड देखना, कौन सा वर्ड, हमेशा उसमें सदैव लिखा हो या इंग्लिश में ऑलवेज लिखा हो, ठीक है, या फिर नेवर लिखा हो या कभी नहीं लिखा हो, या फिर ओनली या केवल लिखा हो हिंदी में, इंग्लिश में ओनली या हिंदी में केवल, और हिंदी में यहाँ पे सदैव, इंग्लिश में ऑलवेज लिखा हो, हिंदी में यहाँ पे कभी नहीं, इंग्लिश में नेवर लिखा हो, तो हमेशा 99% केसेस में वो गलत होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा, उसके 99% गलत होने के चांस रहेंगे, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो ऐसी चीजों को, ये मैं बताऊंगा। ये याद रखना एग्जाम टाइम पे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, टीचिंग और गवर्नेंस के सवालों में जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आपको सही लगता है ना और लोकतांत्रिक लगता है वही करेक्ट होता है। पता है एक बात, टीचिंग जो है अध्यापक कराता है या प्राध्यापक कराता है, प्रोफेसर या टीचर कराता है, चाहे वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का या वर्ग 3 का हो या प्रोफेसर हो। अब ये टीचर को क्या, कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, कौन से तरीके होना चाहिए, वो ज्यादातर सकारात्मक अप्रोच वाले होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी टीचिंग जो शिक्षण अभिक्षमता है वो ज्यादातर सकारात्मक बातें करेंगी, ठीक है। तो उसमें मान लो कोई उद्देश्य को लेकर प्रश्न आ गया कि शिक्षण अभिक्षमता में क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो ज्यादा आपको जो पॉजिटिव दिखे वही तो आप लगाओगे, ठीक है ना। उसमें लिखा है कि हमें बच्चों को यहाँ पे जो है उनकी आलोचनात्मक जो है व्यवस्था को हमें, अगर है कहीं ना कहीं वो आलोचना कर रहे हैं हमें कोई बात को लेकर के, हम जो समझा रहे हैं उनको, तो क्या हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो उसमें हमें अगर ऑप्शन दिखे, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बात लिखो, तो आप उसको बहुत सटीक तौर पे देखो, जो सबसे बेस्ट लग रहा हो, जो सबसे सकारात्मक लग रहा हो, जो सबसे अच्छा लग रहा हो, जो एक अच्छे टीचर को करना चाहिए। एक टीचर होके सोचना, फिर इसके क्वेश्चंस करना तो बहुत सही होंगे, और डेमोक्रेटिक होके सोचना, सबको साथ लेकर के चलना, मतलब अच्छे मूल्यों को दिमाग में लेके चलोगे ना तो ऑटोमेटिक इसके आंसर आपके सही होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, संप्रेषण हो गया है, ठीक है, इन सब की चीजें। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको डेली रूटीन रखना है, 12 से 14 घंटे का आपको टाइम रूटीन रखना है, क्योंकि आपने पिछले टाइम से कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन 30 दिन आपको अगर एग्जाम अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें शुरुआत के सुबह से 4 घंटे आप टेक्निकल गहरी बहुत कठिन चीजों को पढ़ो, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सुबह सुबह अगर आपने टफ चीजें पढ़ी तो आपको यहाँ पे दिन भर वो याद रहेगा। सुबह हम बोलते हैं ना दिमाग बिल्कुल खाली होता है, हम उसमें जैसी चीजें डालेंगे तो वहां पे वो चीजें वैसी याद रहेंगी। तो सॉल्व्ड पेपर्स को रटो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप चीजों को पढ़ो, पहले क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद उसमें जो भी गलतियां हो उसके बाद उसकी थ्योरी को कवर कर लो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको दायरा पता चलेगा कि कितना गहराई में आपको पूछा गया है, उदारवाद आपको इतना पूछा गया है तो उतना ही पढ़ना। 2-3 साल का और देख लेना कि अच्छा उदारवाद इतना पूछा गया है तो उतना ही पढ़ना, ज्यादा देखो सीधा थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी तो बहुत डिटेल में होगी, और पढ़ते जाओगे गहराई में चले जाओगे तो क्या एग्जाम में पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। तो क्वेश्चंस कर लोगे ना तो दायरा पता चल जाएगा खुद ही। और वैसे भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू बता चुका हूँ चीजों को, कितने कैसे क्वेश्चंस आए हैं गहराई में, ठीक है। 3 घंटे जो दोपहर के हैं यहाँ पे पेपर 1 की प्रैक्टिस कर लो, मैथ रीजनिंग वगैरह की, पेपर 1 भी लेके चल रहा है। शाम को 3 घंटे फैक्ट्स रट्टा करना है, आर्टिकल्स, बुक्स, लिस्ट, जो अपने प्रॉपर लिस्ट, टेबल्स ये सब बना रखी ना, इनकी तैयारी करना है आपको। और रात के 2 घंटे यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस जैसे आ जाए तो उनको 2x की स्पीड पे देख लेना है। जैसे खासतौर पे मैं क्या है, मैराथन वीडियोस हर 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस की लेके आने वाला हूँ, हर एक यूनिट का, तो ऐसे 10 यूनिट में कवर करवा दूंगा, कुछ ही दिनों में मैं इसको शेड्यूल करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे आप लोग बस इतना इन्फॉर्म कर दीजिए, क्या लाइव लेना चाहिए, क्या रिकॉर्डिंग लेना चाहिए, बस इतना बता दो। क्या लाइव हमें मैराथन सेशन लेना चाहिए जिसमें आपसे डिस्कशन हो, या रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं जिससे आप 2x की स्पीड से देख लो, ये मुझे बता दो, फिर उसके बाद हम क्लास यहाँ पे क्या है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आखिरी यहाँ पे 30 दिन का मंत्र बताऊंगा मैं। आखिर 30 दिन का मंत्र क्या होना चाहिए, तो आखिर आपने अगर सिलेबस अभी भी पूरा नहीं किया है तो आप 30 दिन में आखिर कौन सा ऐसा मंत्र फॉलो करना है जो आपको दिमाग में रखना है जिससे सिलेबस कवर हो जाए, एग्जाम हो जाए। अंडरस्टैंडिंग वर्ड थे यहाँ पे, मतलब आप अगर समझने पे गए ना तो चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए अब रट्टाफिकेशन करना, मैं पहले स्लाइड से बता रहा हूँ, रट्टाफाई करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों ऐसा समझना को रोका गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब टाइम ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात है यहाँ पे हर चीज में क्यों कैसे वाली चीजें दिमाग में मत रखो अब, कि कोई चीज ऐसी हुई है तो क्यों हुई है,
ये उदारवाद आया तो क्यों आया, समाजवाद आया तो क्यों आया, मार्क्सवाद आया तो क्यों आया, कैसे आया, ये सब क्वेश्चन को आंसर मत ढूंढो। अब आपको बस बोला गया है कि मार्क्सवाद आया तो आया, लिख लो कौन लाया, किसने लाया, कब लाया, कौन से सिद्धांत से आया, लाया गया, कौन सी अलग सिद्धांत और भी दिए गए कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो वो सब पढ़ो। कौन पे फोकस करो और किस तरह से ये किस वक्त, वक्त को ध्यान में रखो, ठीक है। तो मेनली फैक्ट पे ध्यान रखना है, वक्त किसके द्वारा, और उसमें आसपास रूपरेखा वो थोड़ा सा देखना है आपको, वो सिर्फ समरी टाइप की। पैनिक ना करें, पैनिक नहीं करना है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का ये थॉट है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के लिए कहा था मजदूरों से कि तुम लोग लड़ो अमीरों के खिलाफ, और तुम्हारे पास जो है ना, लड़ने के लिए क्या है, मतलब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर जंजीरों को तोड़ना है ना, गुलामी की जंजीरों को, तो तुम्हारे पास क्या है, एक संघर्ष करने का मौका है। और ऐसे संघर्ष से तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को पूरा आसमान बाकी है, पूरी दुनिया है। तो ऐसे में लड़ो। वही चीज है कि तुमने सिलेबस पूरा नहीं किया है, और पूरा नहीं किया है तो देखो, खोने के चांस तो देखो वैसे भी नहीं है, कि ऐसा नहीं तो है नहीं कि सिलेबस पूरा कर लिया है, अब एग्जाम नहीं हुआ तो हमारा तो बहुत बड़ा एक जो टाइम है वो चला जाएगा। वैसे भी तुमने पढ़ाई नहीं की है, तो मिलने के चांस ज्यादा है आपके पास। बस ये 30 दिन को अच्छे से थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। सोशल मीडिया से संन्यास ले ही लेना, इतना बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ हो, आधा हुआ हो, या बिल्कुल भी ना हुआ हो, ये 30 दिन है, इसमें सोशल मीडिया टच ही मत करना। कि सुबह सुबह फोन उठाया वो यहाँ पे अपना रील वगैरह ये देखने लगे हो। मैंने तुम्हें पहले ही स्टार्टिंग में बताया, सुबह उठते ही आपको 4 घंटे पढ़ना है। कौन सा, सेकंड पेपर, उसमें आपको क्वेश्चंस के बाद आपको एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ना है। और सुबह से आपने फोन उठा करके व्हाट्सएप रील्स वगैरह, स्टेटस वगैरह देखने लग गए, लगाने लग गए, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा शॉर्टकट है, ये जो मैंने बताया ना, ये सब शॉर्टकट है। आप बोलोगे सर ये सब तो बातें हमें पता थी, तो देखो ये सब बातें बिल्कुल फ्रेगमेंट वे में आपको पता होंगी, या बहुत ही डिस्टॉर्ट तरीके से, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से मैंने दिमाग में आपके डाला है। अब आपको पता है हर दिन क्या करना है, पहले कौन सी चीजें करनी है, फिर कौन सी चीजें करनी है, इसको और डिटेल में बता दूंगा फिर से ही। लेकिन मैंने अभी जो बताया वो एक शॉर्टकट है, कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें जिससे वो एग्जाम निकल जाए। क्या शॉर्टकट हमेशा सफल होते हैं? नहीं। लेकिन शॉर्टकट भी कभी कभार हमें मंजिल तक जल्दी पहुंचा देते हैं, ये बात भी है। तो शॉर्टकट बुरे नहीं है, लेकिन शॉर्टकट जब सही तरीके से लिया जाए ना, तो मंजिल तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, बताइए। सही तरीके से शॉर्टकट लेना पड़ता है। शॉर्टकट कभी कभार गलत रास्ते में भी ले जाता है। तो ये रास्ता, मैंने अगर शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, तो उसका रास्ता भी बता रहा हूँ। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो और डिटेल में रास्ता बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना आप, ठीक है। शॉर्टकट है, इसमें रिस्क तो है, लेकिन अगर सही आपने तरीके से पीवाईक्यू फैक्ट को सही से रट लिया, और प्रीलिम सेट निकालने तक चांस आपका जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपका चांस बहुत उज्जवल है, यानी ब्राइट है, ठीक है। अब मैं डिटेल में वो शॉर्टकट रास्ते का एक तरीका बताने वाला हूँ, वो रास्ता ही बताने वाला हूँ, वो है 30 दिन का रास्ता। पहले 1 से 8 दिन तक, कब से कब तक, 1 से 8 दिन तक, आज से ही या कल से, मान लो कल से अगले 8 दिन तक आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 2 3। कैसे 1 2 3, अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया तो अब करेंगे ना। और कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू सबसे पहले पीवाईक्यू उठाना है यूनिट 1 2 3 के। वो पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, वो मैं दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ो, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें जुड़ने के बाद मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जोड़ दूंगा, और मेंटरशिप प्रोग्राम में जोड़ने के बाद आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 1 2 3 के। और उनको लगाओगे, सॉल्व करोगे, फिर पता चलेगा अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है। तो फिर उसके नोट्स भी दे दूंगा, और नोट्स दे दूंगा तो आपको यहाँ पे 1 2 3 यूनिट कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्या रटना है, उसमें रटने वाली बातें भी लिखी होंगी प्रॉपर तरीके से, कौन सी किताबें किसने लिखी ये रटना है आपको, ठीक है। कौन कब लिखी, क्या नारा दिया, स्लोगन क्या दिया। जैसे रूसो का एक नारा है, मैन इज बॉर्न फ्री, यानी मानव स्वतंत्र रूप से पैदा होता है। तो ये बात किसने बोली, रूसो ने बोली है। रूसो किस विचारधारा का विचारक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें, उसका सिद्धांत क्या है, ये सब बातें आपको एक लिस्ट फॉर्म में याद रखनी है। यहाँ पे समझने पे मत जाना कि ऐसा क्यों बोला सर, ये वक्त नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे याद रखना, अगले जो 9 से लेकर के 16वां दिन होगा, 9 से लेकर के 16 दिन होंगे, यानी 9 से लेकर के 16वां दिन होगा, ऐसे 7 8 दिन होंगे, जो यहाँ पे भारतीय राजनीति वाले टॉपिक, यानी यूनिट 7 जो भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, 8वीं यूनिट जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, और 10वीं यानी भारतीय शासन प्रशासन की व्यवस्था, यानी लोक प्रशासन, या फिर माफ कीजिए प्रशासन और सुशासन की बातें, संविधान आंदोलन और आयोग वगैरह की बातें यहाँ पे पढ़नी हो। इसमें भी जब पढ़ोगे ना, तो आपको क्या करना है, जो अनुच्छेद पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, संसद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आयोगों की, इनके अनुच्छेदों की लिस्ट बना लेनी है कि इस हाई कोर्ट जो है 214 में है, सुप्रीम कोर्ट 124 में है, सुप्रीम कोर्ट की रिट है 32 में, हाई कोर्ट की रिट है 200 यहाँ पे किसमें 216 में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजें कवर करना है। अब अगर एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे संशोधन है, तो उन संशोधनों की क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ये संशोधन कब हुआ, ये संशोधन कब हुआ, इसमें क्या बदलाव हुआ, ठीक है। तो डेट, उस संशोधन का नंबर, उससे क्या बदलाव हुआ, ये 3 लिस्ट ऐसी बना सकते हो, 3 कॉलम बना करके, संशोधन का नंबर, उसकी डेट और उसमें क्या बदलाव हुआ। बस ये 3 लिस्ट ऐसी, 3 कॉलम बना के ये लिस्ट बना सकते हो, 1-2 पेज की बन जाएगी, ठीक है। और आजकल तो हमारे नोट्स में ये बनी बनाई मिल जाएगी, मैंने तो अपने नोट्स में बनी बनाई दे दी है बच्चों को, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको फटाफट रीड करना है। तो अमेंडमेंट, पंचायती राज चुनाव आयोग वाली चीजें आपको क्या करना है, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। ये बातें आपको पता चल गई। इसके बाद आती है यहाँ पे बातें, 17 से 24वें दिन आपको क्या करना है, 17 से 24वें दिन आपको क्या करना है, यहाँ पे बाकी बची हुई 4, 5, 6, 7, 6 और 9 यूनिट IR, विदेश नीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पढ़ना है। और पढ़ोगे कैसे, PYQ लगाने के बाद आप थ्योरी पे जाओगे, PYQ लगाने के बाद आप थ्योरी पे जाओगे, सीधा थ्योरी पे मत जाना, क्योंकि थ्योरी में जाओगे ना तो इतनी गहराई थ्योरी में चले जाओगे, बहुत गलत तरीके से चले जाओगे। आप बोलोगे सर थ्योरी के पास, थ्योरी के लिए हमारे पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मेंटरशिप वगैरह के ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ हमारे, तो उसमें आपको हम सब दे देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस भी वही मिल जाएंगे, वहीं पे थ्योरी मिल जाएगी, तो काम खत्म। कुछ अलग से ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, अलग से ना किताब खरीदनी है ना कुछ नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है और आपके पास यहाँ पे थ्योरी भी है, तो क्वेश्चंस पहले लगा लिए उस विचार से, उस टॉपिक से या उस यूनिट से। टॉपिक वाइज देखो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल गए, फिर उस क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको मिल जाएंगे क्या, थ्योरीज मिल जाएंगी, तो बस पढ़ लिया, हो गया काम। फिर आपको 17 से 24वें दिन क्या करना है, 4, 5, 6 और क्या पढ़े, कोल्ड वॉर, UN के ऑर्गन्स, भारत के पड़ोसियों से रिश्ते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेबर टेलर जैसे सिद्धांत, इन सबको समझना है। जैसे आप कोल्ड वॉर, UN के ऑर्गन्स वगैरह, इनकी भी एक लिस्ट बना सकते हो। UN के अलग अलग ऑर्गन्स जैसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, UNSC है, और उसके बाद यूएनएस स्केप है, ठीक है। और उसके बाद इकोसॉक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये अलग अलग और भी संगठन देखते हो, ठीक है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके भी आप हेडक्वार्टर लिस्ट, कितने देश हैं और इनका काम क्या है, बस इनकी भी एक लिस्ट बना करके याद कर सकते हो, पर्याप्त है। इसके बाद सर 25 से 30वें दिन हम क्या करेंगे, तो 25 से 30वें दिन फाइनल वॉर करोगे, युद्ध लड़ोगे। कौन सा युद्ध, सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स से याद करोगे, उनसे लड़ोगे, याद नहीं हो रहे तो फिर याद करोगे, फिर याद नहीं होंगे तो फिर याद करोगे। याद करने ना होने का एक ही उपाय है कि याद वापस से करो, तभी होगा, उसका अलग कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर ऐसा कोई उसको कागज को पीस के दूध में मिला के पी जाए तो बस याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सुबह सुबह उठ के फोन ना उठा के, फोन दूसरे कमरे में रख के आना, और बगल में किताब रखना, उठते साथ ही किताब को बगल में रख लेना, उस पेजेस को रख लेना जिसमें लिस्ट बनी होगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जैसा माहौल बना करके घर पर पेपर देना है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपको 30 दिन जब पढ़ना है ना, तो 30 दिन 30 डेज में सबसे पहली तरीके ये अपनानी है कि PYQ लगाना है, ठीक है। PYQ लगाना है, और PYQ लगाने के बाद आपको गहराई पता चलेगी, कितना पढ़ना है, आपको तथ्य पता चलेंगे, कौन से तथ्य बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ लोगे, और थ्योरी मैं दूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, इसलिए ग्रुप में ऐड हो जाना, और उसके क्वेश्चन PYQ भी मैं दे दूंगा, ठीक है। जब ये कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से, जब ये थ्योरी पढ़ोगे ना, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप लिस्ट बना लेना, फिर लिस्ट बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना, फिर दूसरे दिन भी यही दोहराना, ठीक है, दूसरे दिन भी यही तरीका दोहराना कि आप PYQ लगाओ, फिर थ्योरी पढ़ लेना, उसी PYQ लगाने के बाद फिर उसकी लिस्ट बना लेना, उस थ्योरी में जो जो फैक्ट्स मिलेंगे और उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम जैसा, वो एक प्रॉपर तरीके से एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी PYQ लगाओ तो एग्जाम माहौल दे करके लगाओ, ऐसा नहीं कि बार बार वहां पे आंसर देखते जा रहे हो। लगाओ तो बिल्कुल सीरियस मोड में कि एग्जाम ही चल रहा है आपका, तो आपको वो 30 दिन लगातार एग्जाम देने से आपका अंदर का डर एग्जाम का खत्म हो जाएगा, तो डर से भी कई सारे क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एक ये बात है। इसके बाद डेली रूटीन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, डेली रूटीन में हम ये करेंगे, सुबह फ्रेश माइंड से मुश्किल टॉपिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर दोपहर को नींद भगाओ के लिए हम पेपर 1 मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग वगैरह की चीजों को पढ़ लेंगे,
मैथ में नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है, मैथ पढ़ते हैं डीआई वगैरह, इससे पेपर 1 भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और शाम को प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 100-200 एमसीक्यूज धड़ाधड़ लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक तैयारी होगी। और रात को सोने से पहले पूरा रिवीजन कर डालेंगे कि जितना हमने पेपर 1 में पढ़ा, पेपर 2 में पढ़ा, एमसीक्यू से जो गलतियां हुई, तो उस पूरी लिस्ट को वापस से बना करके रिवाइज कर डालेंगे, हो गया काम, ठीक है। तो जाते जाते कुछ टिप्स और बताऊंगा, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करना ही करना है। वही जहां पे आपको दिखे कि यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आपको सही नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि गलत कौन सा है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जब आपको ये पता ना हो कि यहाँ पे आंसर सही क्या है, वहां पे ये जरूर पता होता है कि गलत क्या है, तो गलत ऐसे छांट दो, तो यहाँ पे सही पे जरूर पहुंच जाओगे। इसलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। गलत कौन सा है इसका पता लगाना होता है एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ, एक्सट्रीम वर्ड दिखे, जहां सदैव लिखे, हमेशा दिखे, कभी नहीं दिखे, ठीक है, केवल दिखे, तो ये गलत होने के चांस 99% रहेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा 100%, 99% चांस रहते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैंने बताया, लिस्ट बनानी है, पढ़ते वक्त पन्ने पर सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है, और कीवर्ड से कहीं ना कहीं एग्जाम के एक दिन पहले यही पन्ना आपको काम आएगा, यही पन्ना काम आएगा, क्योंकि जब आपके पन्ना सामने रखा रहेगा ना, तो आपको इंस्टेंट रिवाइज होगी। ये इंस्टेंट आपने 1 यूनिट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सभी कर लोगे ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, बहुत सॉलिड होगा। तो मैं यही कॉन्फिडेंस बनाना चाहता हूँ आपके अंदर, डेवलप हो गया ना 30 दिन बाद, बहुत खुशी होगी मुझे कि हाँ मेरे बच्चों ने यहाँ पे करके दिखा दिया। और एग्जाम जिस दिन निकाल के आ गया, चलो मैं नहीं कहता हूँ कि एग्जाम निकले ना निकले, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप करके जरूर जाना आप लोग, ठीक है। और मुझे बताना सर, आपकी बताई हुई तरीके से कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया है। एग्जाम निकले ना निकले वो हमारे बस में नहीं है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पे आप कर्म करो, बहुत मेहनत से कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ये भी नहीं कि घटिया कर्म करो, आलस वाला कर्म करो, अच्छा मेहनत वाला कर्म करो। फिर एग्जाम ना हो वो आपकी किस्मत है, वो आपका फल है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अभी कर्म है ना हमारे बस में, तो वो 30 दिन आपको कर्म ही करना है। उसके बाद परिणाम अच्छा हो या बुरा है, वो आपकी उस पर ही डिपेंड करेगा, मेहनत पे, ठीक है। मेहनत कर लो अब आप, और खुद पर भरोसा रखना है। वो कॉन्फिडेंस के साथ 30 दिन कम नहीं होते हैं। सही दिशा निर्देश अगर आपको मिल जाए ना, और सही दिशा में अगर दौड़ लगाओगे, शॉर्टकट भी अगर सही दिशा का लिया ना, ये अगर इधर से इधर जाना है, तो शॉर्टकट के लिए हमने एकदम से, क्या है, हमें घूम के जाना पड़ रहा था, हम शॉर्टकट लेके ऐसे सीधे चले गए तो जल्दी पहुंच गए। लेकिन अगर दिशा ही गलत चुन ली, यहाँ से ना जाकर के थोड़े से इधर से गए, तो वो तो हमें कहीं इधर ले जा रहा है। तो यहाँ पे सही दिशा तो यही है, जहां पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप टू द पॉइंट क्या कर सकते हो। क्वेश्चन लगाओ, फिर थ्योरी पढ़ो, उसके बाद लिस्ट बना लो, फिर क्या करो, रिवाइज करो, बस। क्वेश्चंस भी लग गए, थ्योरी भी हो गई, रिवीजन के लिए लिस्ट भी तैयार हो गई। एग्जाम जिस दिन होगा उसके 2-3 दिन पहले इसी लिस्ट को आपको रिवाइज करना है, पर्याप्त है। अब मुझे बताओ ये कहाँ होगा। इसके लिए मैंने बताया ना, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हम पीडीएफ के क्वेश्चन दे देंगे, यानी पीवाईक्यू, वहीं थ्योरी दे देंगे, वहीं उसी नोट्स में लिस्ट भी बनी बनाई मिल जाएगी। जहां नहीं होगी तो आपको बना लेना है। बस ये हो गई एमपी सेट की तैयारी। 30 दिन बाद जो कॉन्फिडेंस होगा ना, सॉलिड कॉन्फिडेंस होगा, ये मेरी बात मान लो। अगर अभी नहीं कर पाओगे ना, तो एपी एग्जाम से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि जुलाई अगस्त महीने में वो एपी होने वाला है, वो क्लास 10 की जॉब है। इतनी अच्छी जॉब है, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की जॉब है, महीने की वेतन होती है 1.25 लाख रुपए, और बेहतरीन जॉब है। 2-3 घंटा कॉलेज में बढ़िया पढ़ा के आओ, और रिलैक्स होकर के अपनी जो है साइड में पढ़ाई भी करते रहोगे ना, तो ये लाइफ आपको चाहिए होगी कहीं ना कहीं यहाँ पे, बहुत जरूरी तरीके से। इससे आप अपना जो जीवन है वो भी अच्छे बैलेंस तरीके से आगे बढ़ा पाओगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी लेके चलोगे। तो प्रोफेसर जैसी जो है ना, करियर वाली जो फील्ड है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेट एग्जाम मस्ट है। सेट एग्जाम नहीं हुआ तो आपको एपी एग्जाम देने नहीं मिलेगा। आप इस 30 दिन का सदुपयोग कर लो, वरना एपी से भी हाथ धो बैठोगे। तो ये मेरा क्या है, ऑल द बेस्ट एक अंतिम नोट है। अब आप फोड़ दो, 30 दिन का सदुपयोग कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, तो उनके लिए अलग मैंने वीडियो बना दिया है इस यूट्यूब चैनल पे। जिन बच्चों का आधा सिलेबस हुआ है, उनका वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। और जिन बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ है, वो अभी जाके उनका वीडियो मैं ऑलरेडी यही इसी वीडियो में बता चुका हूँ, सेशन में बता चुका हूँ कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो आप समझ गए हो होपफुली। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन सेशन में, जिसमें मैं आपको यूनिट 1 के अलग अलग टॉपिक्स करवाऊंगा। तो इंतजार करिए, और यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। उस पर हम बहुत सारा कंटेंट देते रहते हैं। थैंक यू सभी को, एंड जय हिंद।